मेरे और भैया के बीच कितनी दूरियां आ गई। लगता है कितनी झाड़ियां व कटीले तार बीच में उग गए हों। कभी कभी लगता है हम दोनों के बीच से एक तूफान गुजर गया और छोड़ गया ढेरों सूखे पत्ते और सीलन भरी मिट्टी। मैं आज खुद को बेहद बेसहारा महसूस कर रही थी। स्कूल में मेरी सहेली अंजलि पूछती रही, क्या बात है, क्यों उदास है, कुछ तो बता। मैंने उसे बताया कि जब मैं और माँ साथ थे तो एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, मगर अब जब वे नहीं रही तो डाल से टूटे पत्ते की तरह मैं बेसहारा हो गई हूँ। माँ तो हर वक्त मुझे सातवें आसमान पर बिठाए रखती थी। इसमें कितना सच था यह तो नहीं पता, मगर हर वक्त उनका यह कहना कि मुझसे सुंदर कोई लड़की हो ही नहीं सकती और मेरे लायक कोई लड़का होगा ही नहीं, मुझे भरमा गया। उस कमसिन उम्र में मुझ पर उनकी बातों का अंदर तक असर हो गया था। उस वक्त मुझे हर लड़का अपने से कम नजर आता था। उनका यह कहना कि कोई राजकुमार ही मुझे ब्याने आएगा, मुझे ऐसे परिदेश में ले जाता था जहाँ सपनों का खूबसूरत संसार था। धीरे धीरे मैं अपने को सबसे ऊपर समझने लगी। जब भी कोई रिश्तेदार कोई प्रपोजल लेकर आता, माँ खूब चीखती, कहाँ यह, कहाँ मेरी बेटी जो 10,000 कमा रही है। धीरे धीरे हर 10,000 वाला लड़का लाख तक पहुंच गया। मैं वहीं की वहीं थम गई। कई रिश्तों को मैं खुद ठोकर मार चुकी थी। कई के मैंने इंटरव्यू लिए, फिर उनका खूब मजाक उड़ाया। अपने आगे मुझे कोई रिश्ता जचता ही नहीं था। अब तो रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। रिश्तेदार भी डरते थे कि अगर हमने कोई लड़का बताया तो ये दोनों हमारा ही मजाक न उड़ाने लगे। अब सब तरफ खामोशी थी। हर रिश्तेदार के छोटे से छोटे बच्चे भी ब्याहे गए, मगर मैं आज भी उस काल्पनिक राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ। माँ ने मेरे लिए ऐसे सपनों का महल खड़ा किया था जो कभी आबाद ही न हो सका। वक्त की भी अपनी चाल होती है, पर लगता है वह मेरे दरवाजे पर आकर टिक गया है। माँ के बिना पापा असमय ही बूढ़े नजर आने लगे हैं। माँ के बाद घर भी संभालना था। इस वजह से लोगों ने कहा कि बहू आ जाएगी, फिर चाहे कुछ ही दिन बाद तुम बेटी की शादी कर देना। बहू तो आ गई, मगर इस घर में फिर मुझे सब भूल गए। वह भैया जो जान छिड़कता था बात बात पर झल्लाने लगा। भाभी भाई हर वक्त खुसुर फुसुर करते नजर आते। अब तो घर ज्यादा पराया नजर आने लगा था। भाई के 2 बेटे भी हो गए थे। मंजिल का पता हो तो यात्रा कहीं से भी शुरू की जाए, मंजिल मिल ही जाती है, मगर मंजिल का पता तो हो। कुछ समय परिवार की मर्यादाओं पर सवालिया निशान लगा देते हैं, मगर भाभी उन सभी शब्दों को आसानी से बोल देती थी। भाई भाभी को लेकर क्या क्या सपने बुने थे, सब रेत के महल की तरह ढह गए। अंजलि, तू सोच भी नहीं सकती, उस दिन जब पिकनिक थी, मैं जैसे ही घर पहुंची, दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। कहने लगे, बुआ दूध दो, मैगी बना दो। खैर उन दोनों को किसी तरह खिलाया। तभी बच्चे बोले कि मम्मी का फोन आया है, बुआ से कहना डिनर बढ़िया सा तैयार रखे, हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। एक तो पिकनिक की थकान, ऊपर से घर के काम, मैं थककर चूर हो गई थी। घड़ी पर नजर डाली, रात के 11 बज रहे थे। मैं लेटी ही थी कि दोनों बच्चे मेरे ऊपर कूदने लगे। बुआ कहानी सुनाओ, बुआ कहानी सुनाओ। आयाओं से बदतर मेरी जिंदगी है। सारे दिन तुम्हारी चाकरी करती रहूं, नौकर बनाकर रख लिया है तुम लोगों ने, कहकर मैं जैसे ही मुड़ी देखा भाभी रोद रूप लिए खड़ी थी। पता नहीं वे कब आ गई थी। वे चीखते हुए बोली, आप अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हैं, हमने आपको यहाँ जबरदस्ती थोड़ा रोका हुआ है। तुम होती कौन हो भाभी मुझे रोकने वाली? यह मेरा घर है, यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? ओहो, यह आपका घर है तो मेरा घर कहाँ है? जिंदगी में यह भी सुनना पड़ेगा, वह भी अपने ही घर में, कभी सोचा नहीं था। जिंदगी सवाल बनकर मेरे आगे खड़ी थी। अगर माँ ने झूठे सपने ना दिखाए होते तो मेरा भी एक घर होता, मेरे आंगन में भी खुशियां डेरा डालती। मगर मैं तो रूप गर्विता थी। जिन छोटे छोटे कंजन्स के साथ बैठकर मैं सबका मजाक उड़ाया करती थी, कुछ ही सालों के अंतराल में वे सब भी ब्याहे गए। मेरी हंसी खोखली थी, मेरी आंखें पढ़ने वाला कोई न था जो मेरे अंदर का दर्द जान पाता।
खिन्न मन से उठकर मैंने चेहरा धोया। आईने में चेहरा देखा, कोई चमक न थी। आंखों के नीचे शाह घेरे हो गए थे। कभी कभी लगता है पांवों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आज की घटना के बाद मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया है। पतझड़ के उम्रदराज पत्तों की तरह मैं सोच रही हूँ, इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी के सुनहरे लम्हे इन लोगों पर कुर्बान किए। पूरी पूरी तनख्वाह माँ के हाथ पर रखी, जिससे माँ बहू के लिए साड़ी जेवर बना गई थी। और आज इसी घर में ये 2 दिन की आई लड़की मुझे पराया बता रही है। मेरा अपने ही घर में सांस लेना भी दूभर हो गया है। जख्मों पर फोहे रखना, दरारें भरना नई पीढ़ी ने सीखा ही कहाँ है। खाली जगह का सन्नाटा मुझे भयानक लग रहा है। मेरे सपनों का राजकुमार न जाने कौन से देश में बस गया कि आता ही नहीं। मेरे पैसे से ही घर चल रहा था। शायद माँ इस सहारे को खोना नहीं चाहती होगी, तभी उन्होंने मुझे ऐसे सपने दिखाए जो खाली नींद में ही आते हैं। हकीकत से उनका दूर दूर तक नाता नहीं होता। दीपा, तू अब सो जा, कल इस समस्या का कोई समाधान ढूंढेंगे, कहकर अंजलि अपने घर चली गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई। भाभी के शब्द मेरे कानों में शीशा उड़ेल रहे थे। यह आपका घर है तो मेरा कौन सा है। जी तो चाहा उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूं, पर यह कर न सकी। असफलताएं निर्णायक नहीं होती, ये वे पड़ाव हैं जिनसे होकर जिंदगी आगे बढ़ती है। सघन निराशा में से मुझे अपने लिए रोशनी ढूंढनी थी। मैंने दरवाजा खोला, बाहर गहन अंधकार था। मैंने अपनी अटैची उठाई और आंखों में आंसू भरे चल दी उन रास्तों पर जो बेगाने थे। टैक्सी करके स्टेशन पर आई और लखनऊ का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई। पापा से बिछड़ने का अफसोस था। गार्ड ने हरी झंडी दी। ट्रेन लोहे की पटरियों पर दौड़ने लगी। धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूट गया। पेड़ मकान सब छूटते जा रहे थे। यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। पक्का इरादा कर लिया। प्रेम का रिश्ता निरंतर सींचना होता है, वरना डाल से सूखे पत्तों की तरह हर रिश्ते बिखर जाते हैं। माँ हमेशा कहती थी, सबसे मीठी है मीठी बात और सबसे कड़वी है कड़वी बात। ऐसे सब जो दूसरों का दिल दुखाए कभी मत बोलना। इस बात का मैं हमेशा एहतियात बरतती रही। लोग कहते भी थे कि तुम बोलते बोलते रुक क्यों जाती हो। मैं कहती, इसलिए कि कहीं कुछ गलत न बोल जाऊं। लखनऊ पहुंचकर मैं अपनी जिगरी दोस्त नसीमा के बंगले पर पहुंची। मुझे गले लगाकर वह बहुत खुश हुई। जल्दी ही उसकी मदद से मुझे एक कोठी में 2 कमरे मिल गए। वह नौकरी भी उसी के स्कूल में मिल गई। माँ की तस्वीर मैंने अपने मेज पर रख ली। मैं रोज माँ से पूछती, माँ बता मेरा घर कहाँ है। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। मुझे लड़ना था रोशनी के लिए। मैं भी अपने लिए जीना चाहती थी। एक दिन तेज हवाएं चल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं गरम गरम चाय पी रही थी कि मेरे कानों में बहुत ही दर्द भरी सुरीली ध्वनि पहुंची। मैं झटके से उठी और बालकनी में आ गई। देखा एक युवक सामने वाली बालकनी में खंबे से सिर टकराए दर्द भरी गजल गा रहा था। बरसों बाद मेरा दिल बेचैन हो गया। वह वहां नया नया किराएदार आया था। हर रात उसके दर्द में डूबे नगमे मैं अंधेरे में खड़े होकर सुनती। वह मुझसे बेखबर देर रात तक दर्द बिखेरता रहता। हमेशा उसकी पीठ ही मेरे सामने होती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे मैं बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगती हूँ। न जाने यह कैसी कशिश थी। एक दिन मैं सुबह चाय की प्याली लेकर जैसे ही बालकनी में आई, मैंने देखा एक खूबसूरत सा बच्चा लिए वही लड़का उसे चम्मच से दूध पिला रहा है। मैं हैरान थी कि माँ कहाँ है जो यह दूध पिला रहा है। अचानक उस लड़के की निगाह भी मुझ पर पड़ी। हम दोनों ही हैरान थे। लड़का गठीले बदन का साधारण सा था, मगर उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही उदास थी। अब मैं अक्सर ही उसे कभी बच्चे को कपड़े पहनाते, कभी नहलाते, कभी दूध पिलाते देखा करती। जैसे ही वह बच्चा क्रैच में जाता, वह भी कार से ऑफिस चला जाता। धीरे धीरे वह बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी दोनों को देखकर मुस्कुराकर हाथ हिला देती। एक दिन जैसे ही मैं बालकनी में आई, मैंने देखा वह बहुत उदास है। ना जाने कौन सी पीड़ा से वह गुजर रहा था।
बच्चा भी 6-7 दिन से दिखा नहीं था। हाँ, उसकी दर्द भरी नज़में अब भी आधी रात को बदस्तूर जारी थी। मैं सो नहीं पाती थी। उसकी आवाज के दर्द की लज्जत मेरे सीने में उतर जाती थी। सुबह चाय लेकर मैं जैसे ही बालकनी में आई, मैंने देखा वह बच्चे को उठाए तेजी से कार की तरफ बढ़ रहा है। दरवाजा लॉक करके मैं भी वहां पहुंच गई। उसकी गहरी काली आंखों में वीरानी के सिवा कुछ न था। वह धीरे से बोला, राम को कई दिनों से तेज बुखार आ रहा है। आज बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। न जाने किस अधिकार से मैं बोली, मैं भी चलूंगी। उसने बिना किसी विरोध के गेट खोल दिया। शायद उसे भी सहारे की जरूरत थी। राम को मैंने गोद में ले लिया। 2 दिन 2 रात लगे, राम बिल्कुल अच्छा हो गया। दोनों रातों में वह उखड़ा उखड़ा और बेचैन रहा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था। एक दिन वह शाम को 5 बजे मेरे फ्लैट पर आया और बोला, माफ कीजिएगा, आपको एक तकलीफ देने आया हूँ। कई दिनों से छुट्टी पर था, मगर कल एक जरूरी मीटिंग है। अगर क्रैच के बाद उनकी आया राम को आपके पास छोड़ दे तो क्या? यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी। मेरी शाम भी अच्छी कट जाएगी। आइए, एक कप चाय पी लीजिए, मैं बोली। हाँ, शायद इसकी मुझे सख्त जरूरत है, उसने कहा। मैंने चाय लाकर उसे दी तो उसने बहुत ही एहसान से मुझे देखा और फिर बोला, अरे घर में कोई नहीं है। आपके घर में भी तो कोई नहीं है, शायद हम दोनों ही अकेले हैं, मैं बोली। राम की मम्मी कहाँ है? मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। उसने एक आह भरी और बताने लगा, राम की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों ने अपनी पसंद की शादी की थी। दोनों के परिवार नाराज थे। सालों से किसी ने खबर नहीं ली। पत्नी की मृत्यु के समाचार पर भी परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। 6 महीने में हमारा परिवार देखते देखते उजड़ गया। कहते कहते वह सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। परिवार जो इंसान की धुरी है, वह इतना कठोर हो सकता है। ना तो हमने चांद तारे मांगे थे, ना आलीशान महल, ना ही सपनों को जमीन मिली, ना कोई मुराद पूरी हुई। उनकी सबकी बद्दुआओं ने मेरे छोटे से घरौंदे के तिनके तिनके हवा में उड़ा दिए। कहकर वह छोटे बच्चे की तरह सिसक पड़ा। मैं घबरा कर उठी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उससे मेरा हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबा लिया, जैसे यह आखिरी सहारा वह छोड़ना नहीं चाहता था। पुरुष के प्रथम स्पर्श में मैं सिहर गई। अचानक वह उठा और अपने घर चला गया। दूसरे दिन मैंने छुट्टी ले ली। सही वक्त पर राम आ गया। उसे खाना खिलाकर पार्क में ले गई, ढेरों खिलौने दिलाए। मगर जब तक आकाश आए तब तक राम खाकर सो गया था। दीपा जी, राम को दे दीजिए, मुझे माफ कीजिए कल की हरकत के लिए। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप बैठिए, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह लीजिए, चाय पीजिए। मैंने आकाश को तसल्ली दी और बोली, आज मैंने आपके लिए स्पेशल डिशेस बनाई हैं। रोज तो ब्रेड या दलिया खाकर सो जाती थी। चाय पीते और खाना खाते हुए मैंने उसे अपनी सभी बातें बताई तो वह बोला, सच हम दोनों के हालात कितने मिलते जुलते हैं। आकाश ने मेरे दर्द को परत दर परत समझा और मेरा हाथ थामकर बोला, गुजरा अतीत तीस बनकर मुझे रुला रहा था, मगर दीपा, अंधेरे में जो चिराग तुमने मेरे लिए जलाया, उसके सहारे में अब जी सकूंगा। उसकी मजबूत बाहें मेरे इर्द गिर्द थी। माया जाल से मैं बाहर आ गई थी। मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने था। उसके सीने में मुंह छिपाकर मैं महफूज थी और दूर कहीं गाना बज रहा था, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।